नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आज तारीख है 29 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। एडिटोरियल शुरुआत करने से पहले दोस्तों, पंचतंत्र की एक कहानी है जो हमें कुछ सीख देती है। इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी हुए होंगे। यदि ऐसी कोई घटना आपके साथ में घटित हुई है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। पंचतंत्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों, मंत्री और बंदर, द मंकी एंड द वेज। ये कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बिना सोचे समझे काम में दखल देते हैं। उदाहरण के तौर पर इस कथा को हम थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी ने एक बड़े मंदिर निर्माण का काम शुरू करवाया। कारीगर लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों को आरा से चीर रहे थे। इसके बाद दोपहर के समय वो खाना खाने के लिए चले गए। काम का बीच का हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया, मतलब काम को बीच में ही छोड़ दिया। लकड़ी को बीच से चीर रहे थे तो वो लकड़ी फिर से ना चिपक जाए, इसके लिए लकड़ी का जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का वेज, मतलब फंदा, खांचा जैसा वहाँ पर फंसा दिया ताकि ये जो गैप है उनको मिला रहे और कंटिन्यू आरा से फिर उस लकड़ी को वो चीर पाए। तभी व्यापारी का जो एक पालतू बंदर है वहाँ आया और उसने उस फंदे को देखा। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बंदर ने सोचा है कि ये लकड़ी का टुकड़ा दरार में फंस गया है, गलती से फंस गया है, इसको एक काम करता हूँ, निकालता हूँ। उसको नहीं मालूम था, स्थिति को उसने समझा नहीं था। उसने जोर से वो फंदा खींचा। जैसे ही फंदा निकला, लकड़ी की दरार तेजी से बंद हो गई और उसमें बंदर की पूंछ चिपट गई। दर्द से कराहने लगा, दर्द से चिल्लाने लगा। तो यहाँ पर मोरालिटी यही है दोस्तों कि बिना सोचे समझे किसी काम में दखल देना खतरनाक हो सकता है। चलते हैं सीधे दोस्तों एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले आर्टिकल को जो कि वर्ल्ड फूड वेस्टेज डे पर बेस्ड है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये हाईलाइट करता है कि खाने का जो वेस्टेज जा रहा है, हम इस क्राइसिस को अंडरमाइन कर रहे हैं। इससे न केवल खाना बेकार जा रहा है, साथ ही साथ जो क्लाइमेट की सिक्योरिटी है, क्लाइमेट सिक्योरिटी है, उसको भी हम लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। टन्स ऑफ फूड बीइंग लॉस्ट, क्योंकि टन्स ऑफ फूड जो है डेली के डेली वेस्टेज जा रहा है। हर साल करोड़ों टन फूड लॉस होता है और ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए एक क्राइसिस बन चुकी है। 29 सितंबर को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज, शॉर्टकट में IDAFLW, ऑब्जर्व करती है। 29 सितंबर को हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल फूड लॉस वेस्टेज, इंटरनेशनल अवेयर ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। क्यों मनाते हैं? ताकि हम दुनिया का ध्यान खींच सकें एक साइलेंट क्राइसिस की तरफ। ये क्राइसिस है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा दोस्तों। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि भारत के सब लोगों को, दुनिया के सब लोगों को अच्छा खाना मिले, क्वालिटी वाला, साथ ही साथ वो जो खाना है लोग अफोर्ड भी कर सकें। ऐसा ना हो कि 500 रुपये थाली है, 600 रुपये थाली है, 400 रुपये थाली है, जिसको लोग खाली सपने में सोच सकते हैं, खा नहीं सकते। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए लगभग 1/3 फूड, मतलब जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसका 33% या तो लॉस हो जाता है या फिर वेस्ट चला जाता है। सप्लाई चेन में डैमेज हो जाता है या फिर ख़राबी हो जाता है। वेस्टेज कैसे होता है? कंज्यूमर लेवल पर फेंक दिया जाता है। ये चीज़ हम शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा देखते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन इंडिया भी इस चैलेंज से इम्यून नहीं है, सुरक्षित नहीं है। यहाँ भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब क्रॉप कटने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्टोरेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके दौरान होने वाला जो नुकसान है बहुत ज़्यादा है। 2022 की नैबकॉन्स स्टडी, ये नाबार्ड की कंसल्टेंसी आर्म है, इसने एक स्टडी करी है।
MOFPI ने जिसको कमीशन किया था, यहाँ से ये पता चला है कि भाई इंडिया में ये लॉसेस एग्रीकल्चर स्पेक्ट्रम के हर हिस्से में बहुत हाई लेवल पर हो रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमको इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। इंडिया को हर साल लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है, जो कि एग्रीकल्चर GDP का 3.5% है। सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी है वो कहाँ पर है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, सबसे जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। 10 से 15% लॉस देखने को मिलता है। स्टेपल भी सेफ नहीं है, जैसे कि पैडी 5%, वीट लगभग 4.5%। एक टन फूड लॉस का मतलब है कि हम न्यूट्रिशन को भी खो रहे हैं, वाटर खो रहे हैं, एनर्जी खो रहे हैं, लेबर भी हम खो रहे हैं। और ये सब उस समय हो रहा है जब इकोसिस्टम पर पहले से ही प्रेशर है और क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ते जा रहा है। इंडिया के ह्यूज प्रोडक्शन वॉल्यूम को यदि देखें तो ये लॉस हर साल मिलियंस ऑफ टन्स फूड होता है। इसका असर फार्मर इनकम पर होता है, नेशनल फूड अवेलेबिलिटी पर होता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर होता है, क्लाइमेट स्टेबिलिटी पर, मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ती जाती है। फूड लॉस का इम्पैक्ट हर क्रॉप, वैल्यू चेन और रीजन में अलग अलग होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता लगाना है कि लॉस कहाँ पर हो रहा है, इन लॉसेस से कितनी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रही है। टारगेटेड इंटरवेंशन जैसे कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या फिर प्रोसेसिंग को सुधारना तभी पॉसिबल हो पाएगा। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने और इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट, जैसे कि हम पेरिस एग्रीमेंट में भी कुछ टारगेट निर्धारित किए हैं, इसको पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 नेशन वाइड पोस्ट हार्वेस्ट सर्वे कराए हैं, 50 से ज़्यादा क्रॉप्स कवर करी हैं। इससे वैल्यू चेन लॉसेस और वैल्यूएबल डेटा एंड इंसाइट्स मिला है, जिनका ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी रिलेवेंस है। इसके बाद इंडिया ने अपने नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में SDG 12.3.1 ग्लोबल फूड लॉस एंड वेस्टेज को इंक्लूड किया है। इससे क्या है? अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग पॉसिबल होता है, इंटरनेशनल टारगेट से हम अपने आप को अलाइन कर पाएंगे, नॉलेज बेस में एक्सपांसन होगा ताकि फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो सके। इसी फाउंडेशन पर हाल ही में एक कोलैबोरेटिव स्टडी हुई है FAO प्लस निफ्टेम ग्रीन क्लाइमेट फंड के सपोर्ट से। इसने पहली बार सेक्टर वाइज, स्टेट वाइज और ऑपरेशन वाइज एस्टिमेशन दिए हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस और रिटेल वेस्ट से कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन निकल रहा है इंडिया में। इस स्टडी ने 30 क्रॉप्स और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट कवर किए हैं। फाइंडिंग बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। सेरेल्स में, अनाज में यदि हम देखेंगे, थोड़े से लॉस जैसे कि पैडी में 4 से 5% भी ट्रांसलेट होते हैं 10 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट इमिशन। 4 से 5% भी यदि पैडी में लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है 10 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट इमिशन हम कर रहे हैं। कारण है राइस का मीथेन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का लॉस भी बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि उनका रिसोर्सेज फुटप्रिंट जैसे कि वाटर, लैंड, फीड, एनर्जी यूज़ बहुत हैवी होता है। कुल मिलाकर के इन 30 कमोडिटीज़ के लॉसेस से हर साल 33 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट एमिशन निकलते हैं, और ये बर्डन प्रिवेंटेबल है। मतलब फूड सिस्टम को एफिशिएंट और रेजिलेंट हमको बनाना है, तो ये सारे नुकसान को हम रोक सकते हैं। आगे स्टडी बताती है कि इंडिया में फूड लॉस ज़्यादातर होता है सप्लाई चेन के शुरुआती स्टेज पर, जैसे कि हैंडलिंग करते समय, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब। सेकंड, प्रोसेसिंग के दौरान, मतलब पैकिंग के दौरान, सॉर्टिंग के दौरान, क्लीनिंग के दौरान। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन में, मंडी और होलसेल मार्केट में। जबकि हाई इनकम कंट्रीज जैसे कि यूरोप और अमेरिका में लॉस ज़्यादातर होता है कंज्यूमर लेवल पर। लोग एक्स्ट्रा फूड खरीद करके वेस्टेज कर देते हैं। इसका मतलब है ये है कि इंडिया का जो कोर चैलेंजेस है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़, फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सिस्टम्स जिनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसके बाद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। इंडिया का फूड लॉस चैलेंज बहुत बड़ा है, डाउनटिंग जिसको बोला जाता है, लेकिन सॉल्यूशन पॉसिबल है और इजीली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है मल्टी प्रोज्ड अप्रोच, मतलब कई सारी स्ट्रेटजी साथ साथ में चलना चाहिए।
टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, प्राइवेट सेक्टर का कमिटमेंट हो, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल मतलब वेस्ट को रीयूज और रिसाइकिल करना। इन इफोर्ट्स से रियल चेंज लाया जा सकता है। इसके बाद फूड लॉस का मुख्य कारण है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके पेरिसेबल गुड्स मतलब जल्दी जो खराब हो जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, डेयरी के सामान और मीट। सॉल्यूशन है कोल्ड चेन को मजबूत करना, जिसमें प्री कूलिंग मतलब हार्वेस्ट के तुरंत बाद हमको ठंडा करना है, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब ठंडी गाड़ियों में हम लाना ले जाना करें, मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम हो जैसे कि कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस। गवर्नमेंट ने पीएम किसान संपदा योजना लॉन्च करी है, जिसका मुख्य जो फोकस है फूड लॉजिस्टिक सिस्टम को मॉडर्न करना। पहले इसका नाम रखे थे संपदा स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। बाद में इसको PMKSY नाम रख दिया जाता है। राइटर का कहना है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज भी ज़रूरी है ताकि छोटे किसानों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पर सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाया जा सकता है, मतलब बिजली नहीं है तब भी स्टोरेज हम कर सकते हैं। लो कॉस्ट कूलिंग चैम्बर छोटे फार्मर के लिए, प्लास्टिक क्रैटिस मतलब फ्रूट्स एंड वेजीज के लिए जिससे नुकसान कम होता है, मॉइस्चर प्रूफ सिलोज भी हो सकते हैं, ग्रेन्स को सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बहुत मदद कर सकती है, जैसे कि IoT सेंसर्स जो बताते हैं कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है। AI फोरकास्टिंग भी हो सकता है, जैसे कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिमांड का अंदाज़ा लगाने के लिए। इसके बाद 2023 में FAO ने फूड ऑर्गेनाइजेशन ने FLAPP फूड लॉस ऐप लॉन्च किया। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट इसका यूज़ करके वैल्यू चेन में फूड लॉस को ट्रैक कर सकते हैं। आज ये ऐप 30+ कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इससे मदद भी मिल रही है। सप्लाई चेन के आखिरी हिस्से पर कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कि सरप्लस फूड, एक्स्ट्रा बचा हुआ खाना को आप क्या करें, फूड बैंक्स और कम्युनिटी किचन्स को दे दें। अनअवॉइडेबल जो वेस्टेज है मतलब जो आप बचा नहीं सकते, इसकी आप खाद बनाइए, जानवरों को दे दीजिए या फिर बायो एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन को स्केल करने के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी, सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी, लो इंटरेस्ट लोन्स। इसके बाद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाती है कि फूड लॉस पूरी सप्लाई चेन के माध्यम से हो रहा है, इसलिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट क्या करेगी, फूड लॉस रिडक्शन को क्लाइमेट स्ट्रेटजी में इंक्लूड करें, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करें। बिजनेसमैन क्या करेंगे, सर्कुलर मॉडल अपनाएंगे और इनोवेशन को स्केल करेंगे। सिविल सोसाइटी एंड एकेडमिया रिसर्च करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। कंज्यूमर्स माइंडफुल फूड चॉइस करें और रीडिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट करें। IDA FLW ऑब्जर्व सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। चैलेंज बड़ा है लेकिन रिवार्ड भी उतना ही बड़ा मिलेगा, मतलब फूड बचाना है, क्लाइमेट बचाना प्लस रिसोर्सेज कंजर्व करना प्लस लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करना। इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली कार्डियोवास्कुलर डिसीज, शॉर्टकट में इसको CVDs या फिर हिंदी में हृदय रोग बोला जाता है। शुरू में हम लोग ये मानते थे कि हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ है वृद्ध लोगों को ही होता है, मतलब यंग लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं। ओल्ड एज की बीमारी के रूप में हम इसको जानते थे, यानी लोग मानते थे कि दिल की बीमारी ज़्यादातर बुजुर्गों को ही होती हैं। लेकिन अब यंगर जनरेशन भी इतनी तेज़ी से इन बीमारियों से प्रभावित हो रही है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है ये हार्ट से रिलेटेड रोग, बल्कि 20 साल 30 साल की एज ग्रुप में भी ये तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। अब इंडिया के सिनारियो में यदि हम देखें दोस्तों, तो इंडिया की हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की, ज़्यादातर यंग लोग हैं। तो आइडियली इंडिया को एक लैंड ऑफ वाइटलिटी मतलब ऊर्जा वाला, विगोर मतलब शक्तिवान और यूथफुल प्रॉमिस युवा संभावनाओं वाला देश माना जाना चाहिए। लेकिन पिक्चर पूरी उल्टी है, यंग इंडियंस भी हार्ट डिसीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। पहले कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी मानते थे, लेकिन अब यंगर जनरेशन में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले यंग 8 हार्ट फ्रेज का यूज़ होता था, मतलब
मिडल एज या एल्डरली लोग जो एनर्जेटिक और यूथफुल दिखते हैं, लेकिन अब इस प्रेस का सीरियस हेल्थ कोनोनेशन है। मतलब असल में यंग लोग भी हार्ट डिजीज पेशेंट बनते जा रहे हैं। ट्रेंड जो हमको दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा चिंतित कर देने वाला है। रिसेंट ईयर्स में आप देखेंगे कि 20 से 40 एज ग्रुप के यंग इंडियंस जो दिखने में फिट दिख रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है या फिर गंभीर हालत में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लोग भी देखे होंगे। कमेंट में आपको बताना है कि जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है हार्ट के लिए क्या होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। अब हॉस्पिटल से 2020 से 2023 तक का डेटा बताता है कि 50% हार्ट अटैक पेशेंट की एज 40 साल से कम है। इसके पीछे मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है वही एक रीज़न है, जैसे कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब ज़्यादातर बैठे बैठे काम करना, कुर्सी में मस्त बैठ करके पैर फैला करके, और कम फिजिकल एक्टिविटी होना। इसके साथ ही साथ जो डाइटरी कंप्रोमाइसेस है, जंक फूड खाना, अनहेल्दी डाइट लेना, ये सब मिलाकर के एक ग्रोइंग एपिडेमिक, मतलब तेज़ी से फैलती महामारी की स्थिति बना रहा है, जो हमारी सोसाइटी के हार्ट को खतरे में डाल रहा है। तो देखा जाए ये आर्टिकल सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस प्रकार के जो आर्टिकल है आते रहना चाहिए ताकि थोड़ी सी जागरूकता भी बनी रहे। अब अर्जेंट ज़रूरत है कि यंग इंडियंस समझें कि हार्ट केयर अभी से चालू कर दीजिए, चाहे आपकी उम्र 18 हो या चाहे 60 हो। इस वॉरिंग ट्रेंड को अर्जेंसी और क्लैरिटी के साथ में एड्रेस करना है। डॉक्टर रेफाई सोकाथली अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के हैं। उन्होंने बताया है कि कार्डियोलॉजी पेशेंट की मीन एज कम होते जा रही है, मतलब जिनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है ना, उनकी जो एवरेज उम्र है वो कम होते जा रही है। ये एविडेंस साफ है कि यंग एज ग्रुप में हार्ट डिसीज बढ़ते जा रहा है। अब चर्चा होती है यहाँ पर कि डॉक्टर रेफाई सोकाथली का मानना है कि अब लाइफस्टाइल जेनेटिक्स से ज़्यादा जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक रीजन है जिसके चलते चलते हार्ट डिसीज़ हुआ है। पहले ये मानते थे कि जेनेटिक्स मेन रोल निभा रहा है। अगर पेरेंट्स या क्लोज फैमिली मेम्बर्स को 40s या फिर 50s में हार्ट अटैक हुआ तो उस व्यक्ति को भी 40 या फिर 50 की उम्र में हार्ट अटैक का हाई रिस्क होता था। इसी को यहाँ पर जेनेटिक बोला जा रहा है। लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि लाइफ स्टाइल प्लस जेनेटिक दोनों मिलकर के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मिला जुला असर डाल रहे हैं। इससे जो रिस्क है वो 70% तक पहुंच गया है। डॉक्टर सेंगुथवेली जी ये अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में काम करते हैं। इनका भी यही कहना है। वे कहते हैं कि हार्ट अटैक बढ़ने का कारण क्या है? हाइपर कंपटीशन, मतलब करियर, जॉब, एग्ज़ाम का दबाव भी एक रीज़न है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, फास्ट पेस्ड लाइफ, मतलब नींद भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ लाइफ स्टाइल जो हमारी चेंज हुई है ये भी बहुत बुरा असर डाल रही। डॉक्टर्स का कहना है कि यंग इंडियंस में पुअर हार्ट हेल्थ के 50% केसेस लाइफ स्टाइल की वजह से हैं। मतलब ज़्यादातर हॉस्पिटल में जो केस आ रहे हैं वो लाइफ स्टाइल की वजह से ही आ रहे हैं। उनका कहना है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को एडवांस डायग्नोस्टिक मेथड से पहचान सकते हैं, जैसे कि कार्डियक कैल्शियम स्कोरिंग, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। मतलब प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग से हम पहले ही पता लगा लेंगे कि किसको ज़्यादा खतरा है। आगे राइटर और डिटेल में बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति में हार्ट ब्लॉकेज का डाउट होता है ना, तो उसकी टेस्टिंग करी जाती है, केस को डिटेक्ट किया जाता है। तो डॉक्टर कोरोनरी फिजियोलॉजी असेसमेंट, मतलब हार्ट की ब्लड फ्लो और आर्टरीज की कंडीशन को मापते हैं। मतलब हार्ट में जो खून को ले जाने वाली पाइप है, कहना चाहिए धमनी है, सिरा है, उसके अंदर फ्लो कैसा है। इसके साथ ही साथ डिटेल्ड इमेजिंग टेक्निक जैसे कि एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन का यूज़ किया जाता है। इन टेस्ट से डॉक्टर को ये पता चलता है कि ब्लॉकेज कहाँ है और कितना सीवियर है। इससे डॉक्टर्स टाइम पर सही ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि गोली दवाई लिखेंगे, स्टेंट डालेंगे, सर्जरी करेंगे।
इस तरह जो लोग हाई रिस्क हैं उन्हें बचाने का मौका मिल जाता है यदि हम लोग पहले से ही पता लगा लें कि दिक्कत आखिर है कहाँ। अब यहाँ मैसेज ये है कि नॉलेज मतलब पावर। यंग एडल्ट को ये जानना है और समझना है कि उनकी लाइफ स्टाइल की जो चॉइस है, जैसे कि आप क्या खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, बीड़ी तम्बाकू सिगरेट कितने लेते हैं, दारू कितनी, स्ट्रेस कितना और स्लीप कितनी, डायरेक्टली लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ को प्रभावित करेगा। साथ ही उन्हें बॉडी के छोटे छोटे वार्निंग साइन भी पहचानना है। अगर अर्ली सिम्टम को समझ कर के टाइम पर डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं और सही मेडिसिन ले लेते हैं तो मेजर हार्ट अटैक या फिर बड़ी बीमारी को आप रोक सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिम्टम भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते समय अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट, असामान्य दर्द या फिर तकलीफ हो रही है, अचानक चेस्ट में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड ब्रीथलेस मतलब बिना कारण के ही सांस फूल रही है, ऑन गोइंग टायर्डनेस लगातार थकान है जिससे डेली सिंपल टास्क भी आप नहीं कर पाते। ये सब स्मॉल इरिटेशंस नहीं है बल्कि हार्ट की बीमारी के सिग्नल हो सकते हैं। इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। ये सिम्टम्स माइनर प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन्हें अर्ली स्टेज पहचान करके डॉक्टर्स के पास जा करके गोली दवाई करा लोगे तो ना सिर्फ कॉम्प्लिकेशन रोक सकती है बल्कि कई सारे यंग लाइफ को भी बचाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि रेड फ्लैग्स को लाइटली नहीं लेना है, तुरंत एक्शन करना है। सिंपली लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे कि हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग को छोड़ो, दारू छोड़ो, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करो और रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है। यंग एडल्ट्स अगर अलर्ट और एक्टिव रहते हैं तो वे अपने हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग हेल्दी हार्ट बना सकते हैं। फिर हेल्थ ऑफ नेशन 2025 रिपोर्ट आई है। यहाँ पर कुछ एक्शनेबल एक्शंस बताए गए हैं जैसे कि सिर्फ लैब टेस्ट पर डिपेंड नहीं रहना है, रेगुलर इमेजिंग बेस्ड स्क्रीनिंग भी करना जैसे कि सिटी एंजियोग्राम, प्रोएक्टिव हेल्थ मॉनिटरिंग मतलब खुद हेल्थ के बारे में अवेयर रहना है, टारगेटेड या फिर पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान फॉलो करना है डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। अगर यूथ इन स्टेप को ऑनेस्टली अपनाते हैं तो वे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसके बाद इंडिया एक यंग नेशंस है तो अर्ली हार्ट डिसीज़ को कैजुअली लेना खतरनाक है। हार्ट हेल्थ सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है बल्कि नेशनल कंसर्न है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है जैसे कि NPCDS, CDS नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्मोक, आयुष्मान भारत प्रोग्राम है। इनसे हेल्थ केयर सर्विस मजबूत हो रही है, अर्ली डिटेक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, ट्रीटमेंट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे बड़ा चैलेंज है। 2024 का डाटा आया जिसके अनुसार कई सारे इंडियंस हार्ट डिसीज सिम्टम के बारे में जानते हैं लेकिन 25% लोग ही सही सिम्टम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एजुकेशन ज़रूरी है ताकि लोग हार्ट प्रॉब्लम को अर्ली डिटेक्ट कर पाए। सॉल्यूशन है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, डायग्नोस्टिक सर्विस एक्सेसिबल बनाना, इससे काउंटलेस यंग लाइफ बचाई जा सकती हैं। फाइनल मैसेज है हेल्दी हार्ट बनाना अर्जेंट नेशनल ड्यूटी है क्योंकि आज की यंग जनरेशन की वेलबीइंग ही फ्यूचर में नेशन की वाइटलिटी, पावर और रेजिलेंस तय करेगी।